गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ है। तो इसका आयोजन है वो बीकानेर में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ओस्ट्रा हिंद 22 दो द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के टुकड़ियों के बीच 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। ये ओस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास है। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर आए हैं, जबकि भारतीय सेना का जो नेतृत्व है वो डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ओस्ट्रा हिंद जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारी बारी से किया जाएगा। इस द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना है और एक दूसरे की बेहतरीन सैन्य प्रणालियों को अपनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में जो संपन्न हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है रुक्मणी रियार सिहाग को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आईएएस अधिकारी है रुक्मणी रियार सिहाग और इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 जो आईएएस रुक्मणी रियार को ई गवर्नेंस का स्वर्ण पदक है वो मिला है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक और सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय ने जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 जो स्वर्ण पदक के लिए इसमें आईएएस रुक्मणी रियार को सिहाग को दिया गया है। रुक्मणी वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर है। सिद्धार्थ सिहाग की वाइफ है रुक्मणी सिहाग जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जो स्वर्ण श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो इन्हें पुरस्कार गंग नहर के लिए दिया है। जी हाँ, गंग नहर विनियमन कंप्यूटरीकरण परियोजना के लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित फिल्म निर्माता और निर्देशक के.सी. बोकाडिया को मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स 2022 में अवार्ड से नवाजा गया है? तो आपको बता दें कि जो के.सी. बोकाडिया जो आप तस्वीर में देख सकते हैं इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है के.सी. बोकाडिया जिन्हें मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार जो चौथे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर मूल के फिल्म निर्माता और निर्देशक के.सी. बोकाडिया को मुंबई में हाल ही में चौथे दादा साहब जो फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म का आयोजन किया गया था जिसमें इनको यह पुरस्कार मिला है। सिटी फिल्म्स में आयोजित हुई अवार्ड नाइट में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी निर्माता निर्देशक इसमें शामिल हुए थे। वहीं उन्हीं की उपस्थिति में बोकाडिया को यह सम्मान है वो मिला है। आपको बता दें कि के.सी. बोकाडिया जो राजस्थान से संबंधित है, जयपुर जिले से मूल रूप से इनका संबंध है। पिछले 5 दशकों से जो मुंबई में कई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बोकाडिया को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 50 साल हो चुके हैं और उन्होंने 60 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और हिंदी मूवी भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के कितने गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के अंतर्गत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि जो डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना जिसके तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। टीकाराम जूली के अनुसार यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू की गई है
सामुदायिक हॉल और भवन बनाने के लिए पायलट फेज में प्रदेश के 568 गाँवों को चुना गया है। सबसे अधिक 103 गाँव गंगानगर जिले से चयनित किए गए हैं। प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल भवनों का निर्माण किया जाएगा और यह योजना सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इस पुरस्कार समारोह में राजस्थान के जो 5 कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान राजस्थान के 5 हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के 5 हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस सम्मान समारोह में शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को सम्मान स्वरूप सोने का सिक्का, 2 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार जो हस्तशिल्प में जीते हैं उन विजेताओं को 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के 5 व्यक्तियों को शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है, जिसमें राजस्थान के विनोद कुमार जहांगीर, जिनको साल 2017 के लिए चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए, मोहनलाल सोनी को वर्ष 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए और मोहनलाल शर्मा को 2019 के अंतर्गत ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए और आशाराम मेघवाल को 2019 और गोपाल प्रसाद शर्मा को 2018 के लिए मिनिएचर पेंटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर के रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के बाद तो राजस्थान में पुलिस दूरसंचार विभाग में 94 नए पदों का सृजन किया जा सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों की सेवाएं आवश्यकता होने पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तकनीकी कोर ग्रुप के लिए ली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के कैडर रिव्यू और नवीन पदों के सृजन की घोषणा की गई थी और उसी के क्रम में यह स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह सेमिनार बीकानेर में आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों का शिक्षा में योगदान, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में इस विषय पर 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 को वैश्विक परिदृश्य की ओर विकसित कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नए आयाम स्थापित करना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इसके कुलपति है प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह। नेक्स्ट है, टाटा पावर की जो इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है? तो टाटा पावर के द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली जो 2 या 2 से अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करते हैं इसमें, और इस प्रणाली में आमतौर पर नवीकरणीय बिजली स्रोतों से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। टाटा पावर के अनुसार 2 अगस्त से शुरू की गई इस परियोजना में टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया है।
इस परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति 25 साल के लिए वैध बिजली खरीद करार के तहत टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन को की जाएगी और इस हाइब्रिड परियोजना के चालू होने से टाटा पावर की कुल नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता है वो 5524 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत सीकर जिला है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला है वो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर जयपुर द्वितीय और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ का नंबर है। सीकर जिले की टीम को यह पुरस्कार जयपुर में आयोजित किए गए राज्य समारोह में दिया गया था। समारोह में टॉप पर रहने वाले जिलों के कर्मचारी और संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। वहीं निक्षय संबल योजना के तहत उपचार ले रहे टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार और अन्य सहायता राशि उपलब्ध करवाने वाले दानदाताओं को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया था। मैं आपको बता दें कि टीबी मुक्त अभियान में साल 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों में 90% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो आपको बता दें कि भारत और मलेशिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है हरिमो शक्ति, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाम याद रखना क्योंकि ये सैन्य अभ्यास से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत और मलेशिया के बीच ये हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास है जो शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरिमो शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया का है। भारत और मलेशिया की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति जो 28 नवंबर से लेकर शुरू हुआ है जो 12 दिसंबर तक इसका समापन होगा। ये पुलाई क्लुआंग मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास हरिमो शक्ति जो भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखना 2012 से इसका लगातार आयोजन हो रहा है। हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण कब किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा इसका अनावरण किया गया 28 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर है जिसका अनावरण किया गया है 28 नवंबर को इसरो के द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसरो ने किया है निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 28 नवंबर 2022 को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है। इस संयंत्र का अनावरण इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव जो एस सोमनाथ के द्वारा किया गया था। इसे स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा इसे डिज़ाइन है और पूरी तरह से इसका संचालन है वो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में उद्योग विभाग की ओर से 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में उद्योग विभाग की ओर से 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान करंट अफेयर्स के नवंबर माह का जो वीडियो है वो आज आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।